ईरान का मौक़िफ़ ये भी है कि अगर ये पाकिस्तान में होता तो फिर शायद वो इसको कोई दूसरी थॉट ना देता और पाकिस्तान आ जाता ताकि इसको एग्जीक्यूट कर सकते, इन पर्सन ही दस्तखत हो जाते। देन व्हाई इट वाज सपोज्ड टू बी जिनीवा? देखिए, शो स्पॉइलर बहुत होते हैं। पाकिस्तान को सिर्फ हमारे जो नेबर्स होते हैं वही नहीं, बहुत ज़्यादा ट्रांस रीजनल फोर्सेस भी नहीं चाहती कि पाकिस्तान का जो रेलेवेंस बनी है ओवर लास्ट 2-3 मंथ्स और वो इतनी रेलेवेंट मेंटेन रहे हमारी पोजीशन। और ऑब्वियसली ज़ाहिर है जितनी एफर्ट हमने की है ठीक है। पाकिस्तान ने, मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप ने, उसका क्रेडिट कोई नहीं ले सकता। जेनेवा में करें या ऑनलाइन कर लें, इट डजंट मैटर। सबको पता है, सारी दुनिया मुतरफ है कि हम एक पीस लविंग मुल्क है, हमने कंट्रीब्यूशन की है और हमारा नाम हिस्ट्री में चाहे फिजिकल मौजूदगी में ना भी हो, लेकिन हमारी कंट्रीब्यूशन मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा है। तो आई थिंक ऑप्टिक्स है ये जो जेनेवा की आप बात कर रहे हैं, बट मेरा ख्याल है पाकिस्तान की ये सेंसिटिविटी नहीं होगी कि हमने कंट्रीब्यूट किया तो इस्लामाबाद में हो। ख्वाहिश हमारी जरूर होगी, हम चाहेंगे भी, लेकिन अमन की खातिर शायद हम ये छोटे छोटे जो इश्यूज के लेट गो कर दें, और करना भी चाहिए अंटिल दुनिया में अमन हो जाए। तो और क्या चाहिए। लेकिन आप भी देख रहे हैं और सिचुएशन को बहुत बारीक बिनी से। खालिद चिश्ती साहब, आप क्या कहेंगे कि अभी तक अगर अमेरिका के जो जंगी जहाज हैं वो आबना हरमज पर मौजूद हैं, एक तरफ वो बात कर रहा है डिजिटल दस्तखत की और दूसरी तरफ अपने बहरी जहाज भी खड़े रखे हुए हैं, तो ये किस तरह होगा? ये मुनीज़े को अनयूजुअल नहीं होता। ये आपने जब नेगोशिएट करते हैं ना, तो आप अपनी कन्विक्शन भी दिखाते रहते हैं। आप कन्विक्शन ये दिखाते हैं कि अगर नहीं माने तो मैं ये कर दूंगा, और अगर ये मुआहदा इतने दिनों में ना हुआ तो तुम्हें ये नुकसान होगा। आपको याद होगा जब उन्होंने कहा था मैं सिविलाइजेशन खत्म कर दूंगा, वो बुनियादी तौर पर ईरान को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए थ्रेट थी। सिविलाइजेशन 6000 साल की तो चंद बॉम्बिंग से और चंद टनेज से, B2 B50 से तो खत्म नहीं होती। तो आई थिंक ये पोस्चरिंग होती है बुनियादी तौर पर। जब आपको लगता है कि कोई ऐसे नुकात रह गए हैं जिस तरफ आपका मुखालिफ नहीं आ रहा या उतनी कन्वीनियंस नहीं हो रही आपको, तो फिर आप एक पोस्चरिंग करते हैं। और ऑब्वियसली पोस्चरिंग आप हटा दें तो मीनिंग खत्म हो जाते हैं मुज़ाकरात के। आपने डिटरेंस से ही करनी होती है। बट अमेरिका के लिए अफसोसनाक बात यह है कि उनकी डिटरेंस बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है। जितना उनका इन्फ्लुएंस जंग से पहले था, आपको याद होगा पीस बोर्ड के टाइम पे अमेरिकन प्रेसिडेंट जिस मुल्क को कह रहे थे वो शामिल हो जाता था, जिसको कह रहे थे नहीं शामिल करूंगा वो नहीं होता था। तो वहां से लेके अमेरिका ने बहुत ट्रैवल किया डाउनवर्ड। उस वक्त ईरान की इन्फ्लुएंस क्या थी जब जंग शुरू हुई थी? ना होने के बराबर थी। ईरान ने बहुत इन्फ्लुएंस इसलिए गेन किया कि अभी देखिए आप कोरिया, जापान, इंडिया, बहुत सारे जो अमेरिकन एलाइज हैं वो ईरान से डायरेक्ट मुज़ाकरात कर रहे हैं, इंक्लूडिंग मिडल ईस्टर्न कंट्रीज। तो इसका मतलब ये हुआ कि ईरान का इन्फ्लुएंस बढ़ा है, अमेरिका का कॉम्प्रोमाइज हुआ है। और ऑब्वियसली जो डिसलाइकिंग और डिसअप्रूवल इजराइल के बारे में अमेरिका में है, मैं कई दोस्तों से बात करते रहता हूँ, वो भी प्रोबेबली लोएस्ट स्टेप पे है पिछले 78 सालों में। खालिद चिश्ती साहब, आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन इस बारे में क्या है? दस्तखत हो जाएंगे फिर? एनीबडीज गेस। प्रेसिडेंट ट्रंप की जगह प्रेसिडेंट ओबामा होते शायद मैं यस कह देता या कोई और होते, लेकिन प्रेसिडेंट ओबामा तो वाहिद है जिन्होंने एक JCPOA किया था आपको सिर्फ डिटरेंस क्रिएट करके। और तो बाकी जंगें उन्होंने बहुत लड़ी दुनिया में, लेकिन एक काम उन्होंने किया था विदाउट फाइटिंग अ बुलेट। उन्होंने ऑलमोस्ट 3.986 तक न्यूक्लियर एनरिचमेंट तक परसेंटेज ले आए थे, जो कि सिविलियन परसेंटेज एक अलाउड है। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसको कहा था कि दिस इज द मोस्ट डिजास्टरस जो हमारा एग्रीमेंट हुआ है अमेरिकन हिस्ट्री में, इसको कहते थे JCPOA को। तो अब डिपेंड करता है कि वो कितना जबरदस्त लाते हैं, बट इशू वही है, क्वेश्चन मार्क के क्रेडिबल। और सर इसके बारे में तो ये भी है ना कि एक तरफा तौर पर दस्तबरदार हुआ था इसमें से अमेरिका, तो फिर उसी सिचुएशन में डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर किस तरह से एतमाद कर सकता है ईरान? यहाँ पर तो मुश्किल सूरत हाल है। जी, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि उस वक्त प्रेसिडेंट ओबामा ने जो एग्रीमेंट किया था, एक तो वॉलंटरीली कराया था, और ईरान ने 8 टन न्यूक्लियर एनरिच्ड मटेरियल रूस के हवाले किया था थ्रू कैस्पियन सी, वॉलंटरीली 8 टन। अभी हम 440 किलोग्राम की बात कर रहे हैं, तो ये आप डिवाइड करें तो ये 18 गुना कम बनता है ये न्यूक्लियर एनरिच्ड मटेरियल इस दफा का। उस वक्त तक इसने 8 टन अगर दे के अमन नहीं आया था, तो ईरान को सबसे बड़ी सस्पिशन ही यही है कि अगर उस वक्त मैंने 8 टन कॉम्प्रोमाइज किया था तो अब 440 दे के कौन सा अमन आ जाएगा? और ईरानी लीडरशिप को पता है कि उनके हाथ में ये लास्ट लीवरेज है। ठीक है, तो ईरानी लीडरशिप इस वक्त सिचुएशन का भरपूर फायदा उठाते हुए ये कह रही है कि मेरी मर्जी के मुताबिक तमाम टर्म्स को रैशनलाइज किया जाए या एग्जीक्यूट किया जाए। ऐसे में जो अफसूदा यूरेनियम है, मुंजमद असासों का मामला है, वो भी हल तलब है। तो इन मामलात को कब देखा जाएगा? क्या दस्तखत के बाद कोई 60 दिन का टाइम फ्रेम रखा जाएगा जिसमें कि इनको रिजॉल्व किया जाए? मुनीज़े, इस जंग में ईरान ने बहुत ज्यादा लीवरेज हासिल किया है। जैसे मैंने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो जंग लड़ी की है,
इस पे ईरान को जो नई चीज आई है, जो बाकी सदूर का मैंने जिक्र किया था, इस दफा स्टेट ऑफ हॉर्मोज का वेपन उसके हाथ में आया है। तो आपने देखा कि वो न्यू फाउंड लिवरेज को मुज़ाकरात की कामयाबी में अपने हक में कन्वर्ट करना चाहता है। इसीलिए आपने देखा कि अभी तक जो बातें या लीक हुई हैं, उसमें न्यूक्लियर मटेरियल और एनरिचमेंट प्रोग्राम की अभी कोई बात ही नहीं है। वो कहता है कि अभी पहले मुझे कंपनसेशन दो और मेरे जो $24 बिलियन एसेट फ्रीज है उसमें से 50% पहले रिलीज करो, उसके बाद बाकी बाद में करना, फिर 60 दिनों में हम बात करेंगे कि इसको सेव कैसे किया जा सकता है न्यूक्लियर रिच मटेरियल को। और ईरान ने कहा कि शायद हम खुद ही आपको सेव करके बता दें। तो आप ये देखें, ये लीवरेज आपकी होती ही वही है। मैं अक्सर ये कहता हूं कि वही जो शुरू में मैंने कहा कि अगर आपको डिप्लोमेसी पर एडवांटेज होती जंग जीतने की क्लियर कट, तो इतना टाइम भी ना लगता और ईरान की इतनी आपको बातें माननी भी ना पड़ती। इस पर डिपेंडेंट है। तो यानी कि अमेरिका इस वक्त बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में है या कमजोर सूरत हाल से दो चार है, इसलिए वो इस मुआहदे की तरफ आ रहा है। ऑप्शन नहीं है मिलिटरीली। देखिए, दोनों में डाइवर्जेंस इजराइल के प्लान में और अमेरिका के प्लान में डाइवर्जेंस हुई ही इसलिए। दोनों के ऑब्जेक्टिव थे regime change, possibly foot on ground, a new government, nuclear ballistic missiles, and obviously जो स्टॉक पाइल सारा था वो साफ करना था। कुछ भी नहीं हुआ। तो डाइवर्जेंस अमेरिकन प्रेसिडेंट की इसलिए आई है कि उनको न्यू फाउंड रियलिज्म आया है कि बजाय मैं अपनी इन्फ्लुएंस गेन करने के, मैंने स्टेट ऑफ हॉर्मोज भी लूज कर दिया, न्यूक्लियर एनरिचमेंट भी नहीं किया। इजराइल वाहिद मुल्क है जो ये चाहता है कि इसी तरह की सिचुएशन गो नो गो चलती रहे, जिसका मतलब है कि केस टू केस वो स्ट्राइक करते रहे, हमास के उसके खिलाफ भी, हिजबुल्लाह के खिलाफ भी और ईरान के खिलाफ भी। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ये रियलाइज किया कि जितनी जंग प्रोलॉन्ग हो रही है, उनकी पॉपुलैरिटी, वर्ल्ड इकोनॉमी, उनका आने वाला इलेक्शन, तमाम के तमाम खतरे में पड़े हुए हैं। तो आई थिंक वो बैलेंस आउट करने की अब कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली डिपेंड करेगा कि कितनी जल्द। फुटबॉल भी बिल्कुल, स्पोर्ट्स भी कॉम्प्रोमाइज हो गया। तो डिपेंड करेगा कि प्रेसिडेंट ट्रम्प में कितनी हिम्मत दिखाते हैं कि इजराइल के इन्फ्लुएंस से निकल सके और कितना जल्दी निकल सके। ये तो आपने बड़ी मुश्किल बात कर दी है, ये हमें हकीकत बनती नजर नहीं आ रही, क्योंकि ये दोनों तो एक ही सिक्के के दो रुख हैं। अमेरिका इजराइल या अमेरिका, ये तो एक दूसरे को हर मोड़ पर फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। लेकिन अब अगर इधर की बात करूं, इस मुआहिदे की बात करूं, तो इजराइल क्या ये होने देगा? अगर अमेरिका दस्तखत भी कर देता है, कीपिंग इन माइंड कि इजराइल हमेशा खिलाफ वर्जी करता आया है मुआहिदे की, खा वो गजा में हो, खा वो लेबनान की सूरत हाल हो, तो आपको लगता है कि यहाँ ईरान में वो ये स्मूथली होने देगा? मुनीज़ा, यही प्रेसिडेंट ट्रम्प का एक्चुअल टेस्ट है। आपको याद होगा कोई हफ्ता पहले उन्होंने एक टेलीफोनिक कॉल रिलीज कर दी थी, पब्लिक कर दी थी, जिसके अंदर उन्होंने कहा जी प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बुरा भला कहा है नेतन्याहू को। अगर वो सच हो तो बुनियादी तौर पर प्रेसिडेंट ट्रम्प ने दो साइड पे मैसेज दिया था। एक, ईरान के उस इंप्रेशन को डिस्पेल किया था जिसके मुताबिक ईरान समझता है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प खुद कुछ नहीं कर रहे, ना जंग उन्होंने खुद शुरू की, ना वो बंद कर सकते हैं। तो वो ईरान को ये मैसेज दे रहे थे कि मैं नेतन्याहू को डांट सकता हूं और उसके खिलाफ भी चल सकता हूं। दूसरा, उन्होंने नेतन्याहू को एक्सपोज किया था उस वक्त ये कहकर कि अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगे तो फिर मैं पब्लिकली कह दूंगा कि जंग तुम्हारी वजह से बंद नहीं हो रही। तो अगर वो हकीकत पर बेस हो तो ये प्रेसिडेंट ट्रम्प ने साबित करना है कि वो उनके इन्फ्लुएंस से किस हद तक और कितनी जल्दी निकल सकते हैं। सारा डिपेंडेंट उसी के ऊपर है।